ठीक है। अभी ये चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप के एंगेजमेंट है होने वाले हैं वो ऑडिट से डिफरेंट है। वो अपने को मालूम है कि दिस इज नॉट ऑडिट। ड्यू डिलिजेंस करना, इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर ही होता है। बट इन्वेस्टिगेशन का करवाने का मतलब क्या हुआ फिर उसके बाद, हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट। सो ड्यू डिलिजेंस जब आप करवाते हो ना, तो कंपेयर टू इन्वेस्टिगेशन आपका मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। वाई एम सेइंग दिस, मगर मैंने आपको बोला कि भाई मुझे वहां पर 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आप ड्यू डिलिजेंस करके दोगे तो आप पूरा बिजनेस हिस्ट्री चेक कर रहे हो, आप उसका टैक्स से लेकर के उसके फाइनेंशियल से लेकर के ये उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी उसने तो बराबर लगाई है नहीं लगाई है, एवरीथिंग असेट्स एवरीथिंग यू आर रिव्यूइंग, राइट। मैनेजमेंट क्या है, उसके एम्प्लॉयज क्या है, आप सब देखने वाले हो। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बोलूंगी कि बॉस, मेरा कंपनी है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे ही एम्प्लॉयज जो है ना वो रेवेन्यू लीकेज कर रहे हैं, या फिर मेरे ही जो एम्प्लॉयज है ना वो सप्लायर के साथ में मिल करके कुछ तो फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि द रेट एट विच सप्लायर इज सप्लाइंग एंड द मटेरियल दैट वी आर रिसीविंग, आई हैव एट पर्टिकुलर, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है यार, आई हैव अ पर्टिकुलर डाउट कि यार से सप्लायर क्रेडिट बैलेंस में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। एंड आई हैव एन इंडिकेशंस। आई हैव हायर्ड यू टू डू द इन्वेस्टिगेशन, वेरी नैरो एंड वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू ड्यू डिलिजेंस ऑल्सो। इन्वेस्टिगेशन ही है बट गोल क्या है कि फ्रॉड को पकड़ना है। कितना क्लियर है यहाँ पर कि भाई यही चेक करना है, अगर मुझे रेवेन्यू में प्रॉब्लम है तो वही चेक करना है। इन्वेस्टिगेशन भी अगेन कोई भी करवा सकता है इन्वेस्टिगेशन का, अभी बाकी हम चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर में, बट आप सोचो ना, इन्वेस्टिगेशन मेरा कंपनी है, कोई थर्ड पार्टी है, बैंक को इन्वेस्टिगेशन करवाना, एनीबडी कैन डू इट। इट इज सो ओपन कि मतलब यू कैन जस्ट हायर इन्वेस्टिगेटर एंड यू आस्क देम टू डू द इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। नाउ, it is a systematic and in-depth examination to establish a fact and to evaluate a specific situation। आपको लग रहा है रेवेन्यू लीकेजेस है, आपको वो पर्टिकुलर रेवेन्यू का मतलब एग्जामिनेशन करने के लिए और इन डेप्थ एग्जामिनेशन करने के लिए आपने किसी को हायर किया, आपको लग रहा है फ्रॉड है, वो फ्रॉड है या नहीं है, उसको वो फैक्ट ही आपको एस्टेब्लिश करना है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट। अगर ये सपोज ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया तो यू शुड हैव गुड 5 बेसिस जिसके बेसिस और आप आंसर कर पाओ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का, टू वेरीफाई दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वेदर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। Objective of investigation is to establish a fact or happening or assessing a particular situation. Very narrow scope. What is the nature? Voluntary होता है इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट मैंडेटरी होता है, ऑडिट कैन बी वॉलंटरी ऑल्सो। हालांकि ये जो आंसर है ना वो सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बोला। बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे नॉट द कंपनीज, कंपनी को तो ऑडिट करवाना ही पड़ता है, अदर देन कंपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, वो भी ऑडिट करवाते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट पर्पसेस। तो ये आपको इंटर में ऑलरेडी पढ़ाया है कि ऑडिट कैन बी मैंडेटरी, ऑडिट कैन बी वॉलंटरी ऑल्सो। एविडेंसेस क्या है, इट सीक्स कंक्लूसिव एविडेंस, फ्रॉड है तो है, नहीं है नहीं। यहां पर प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है कि बॉस हमको लग रहा है कि ऑडिट में रीजन मतलब वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग कि जिसकी वजह से हमको लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट है। हु अपॉइंट्स द एजेंसी, अपॉइंटिंग एजेंसी क्या होता है, ऑडिट के केस में ओनर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी होगी तो कैग अपॉइंट करेगा, ठीक है उतना। यहाँ पर अ थर्ड पार्टी, इवन अ थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट अ इन्वेस्टिगेटर। रिपोर्टिंग, जिसको जिसने अपॉइंट किया है वो उसको ही आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा यहाँ पर में। ऑडिट के केस में, ऑडिट में भी वैसा ही होता है, द वन हु अपॉइंट्स यू उसको ही रिपोर्ट करना पड़ता है, ओनर एनी स्टेक होल्डर्स को आपको रेफर करना पड़ हम्म। सकता है, राइट। इनहेरेंट लिमिटेशंस है क्या इन्वेस्टिगेशन के, नहीं। आपको फ्रॉड ढूंढना है, आपको फ्रॉड ढूंढना है, सिंपल है। फ्रॉड ढूंढने के लिए आपको रखा, तब आप नहीं बोल सकते कि नहीं फ्रॉड किया तो कल्यूड किया तो मैनेजमेंट ने, नहीं, आपको वही इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन करने के लिए बुलाया है। ऑडिट में देयर आर 7-8 इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं। पीरियोडिसिटी, ऑडिट जो होता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पर हो सकता है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है लिस्टेड कंपनी है या नॉन लिस्टेड कंपनी है एंड ऑल दैट। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने भी ईयर्स का इन्वेस्टिगेशन, पिछले 5 साल 10 साल में क्या रेवेन्यू लीकेजेस हुए हैं, क्या फ्रॉड्स हुए हैं, क्या मेरे पेमेंट्स में एक्सपेंसेस में फ्रॉड है, आप सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, ठीक है। फ्यू मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन केस ऑफ इन केस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन,
analytical in nature and requires thorough mind to observe, collect, and evaluate the facts. Audit आप on the basis of generally accepted audit principle के हिसाब से करते हो, procedures के हिसाब से करते हो, and इट हैज अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑल्सो. सो बेसिकली यहाँ पर कुछ कंप्लायंसेस हैं जो आपको मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ के स्टैट्यूज के हिसाब से करना पड़ता है. इन्वेस्टिगेशन वैसा नहीं होता है. तो यू अप्लाई एनी प्रोसीजर इन ऑर्डर टू इवेलुएट द फैक्ट्स. ठीक है. स्कोप कैसा है? इट मे बी गवर्न बाय द स्टैचू और मे नॉट बी, नॉन मतलब स्टैचू कोई भी, सॉरी, सो सॉरी. स्टार्ट ऑडिट का स्कोप जो रहता है वाइड एंड फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट डिटरमाइंड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ. ठीक है. नाउ स्टेप्स क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, इंपॉर्टेंट है. अगर जस्ट इन केस आपको ऐसा छोटा क्वेश्चन आया, रिटेल क्वेश्चन, तो हालांकि ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, बट ठीक है, हमको मालूम होना चाहिए व्हाट वुड बी द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले आप डिटरमाइन करो क्या फिगर आउट करना है, प्रॉब्लम जिसने आपको हायर किया उसको प्रॉब्लम क्या है. देन आप आपका खुद का एक इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोग्राम रेडी करो. Then you examine the records referring to the appropriate evidences. Analyze and interpret करो जो भी आपको findings मिले हैं and prepare the report. Nothing audit में भी same चीजें ही होती. ठीक है. Now थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, उसके साथ में करते जाएंगे बाकी कंसेप्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये तो अपन ने जस्ट अभी पढ़ लिया. जनरल ऑब्जेक्टिव, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफ आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पीरियोडिसिटी, नेचर, इनहेरेंट लिमिटेशंस, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रिपोर्टिंग के बेसिस पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में. क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन असेसिंग द फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर. देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. A Limited, who is one of the leading manufacturer of kids clothing, is interested to acquire B Limited. B Limited is currently manufacturing of women's clothing. As a professional consultant is in due diligence and valuation, A Limited entrusted you to value B Limited. The valuation of B Limited is dependent on the future maintainable sales. Discuss the factors you would consider in assessing the future maintainable turnover of the B Limited. Why this question is here? ये क्वेश्चन यहाँ क्यों है, मुझे ये नहीं समझा. मतलब वो ऊपर ऊपर ड्यू डिलिजेंस की बात करी और नीचे जो फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर वाला पार्ट है ना वो स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन में दिया हुआ है, मतलब इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में. अच्छा ओके, इन्वेस्टिगेशन में है क्या? तो पहले एक बार वो हम्म, कंटेंट देखेंगे क्या हम. हम्म, ओ ओके. सो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेशन, आप जो जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से अलग अलग स्पेसिफिक केसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट दिया है. टू स्टडी द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यू नीड टू कंसीडर फॉलोइंग थिंग्स. इन असेसिंग द फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर ऑफ द एंटिटी, आपको ऐसे चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे. इन असेसिंग द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, कंसीडर द फॉलोइंग. In assessing the working capital requirement in the future, working capital requirements in future, आपको ये चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी. सो ओके, गॉट इट. नाउ गोइंग बैक टू क्वेश्चन के थ्रू ही पहले वो फिगर आउट करते हैं क्या बोल रहा है. व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर इन असेसिंग द फ्यूचर मेंटेनेबल turnover? So in assessing the future maintainable turnover, which business would be able to maintain, which the business would be able to maintain the future, the following factors should be taken into account. क्या factors उन्होंने consider करने के लिए बोला है? Marketability, political and economic considerations, and competition. Sorry, first is trend, then marketability, then political and economic considerations and competition. Because फ्यूचर में आप उतना टर्नओवर मेंटेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपको उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशंस करना है. ठीक है. सो आप ट्रेंड पहले कैसे देख रहे हो, वेदर इन द पास्ट सेल हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली और देयर हैव बीन फ्लक्चुएशंस, अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द फिनोमेना. सो बेसिकली आपको सेल्स का ट्रेंड देखना है. ठीक है. देन मार्केटेबिलिटी, इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड द सेल्स इनटू द न्यू मार्केट और दीज हैव बीन फुल्ली एक्सप्लॉइटेड, प्रोडक्ट वाइज एस्टिमेशन शुड बी मेड.
ठीक है, कि ऐसा न्यू मार्केट मतलब मार्केट में आप न्यू मार्केट में एक्सटेंड कर सकते हो या फिर आपको करना क्या है, और एल्स फॉर एग्जांपल आप सेम प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में नहीं लेके जा सकते, तो यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई एंड मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स. Then what is the political and economic considerations? Are the policies pursued by the government likely to promote the extension of the market for goods to other countries? Whether the sales in the home market are likely to increase or decrease as a result of various emerging economic trends. सो डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट कैसे ग्रो हो रहा है, एंड गवर्नमेंट क्या एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है टू द अदर कंट्रीज, आपको दोनों पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में देखना पड़ेगा. And last is the competition. What it is likely to affect the business if the other manufacturer enter the same field, or if the products which would we sell in the competition are placed on the market at a cheaper prices. दो चीजें, क्या हुआ अगर अदर मैन्युफैक्चरर्स भी सेम फील्ड में आ गए, या तो फिर जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दामों में मिलने लगे मार्केट में. Is the demand of competitive products increasing? Is the company share in the total trade constant, and has it been fluctuating? इज द कंपनी शेयर इन द टोटल ट्रेड, मतलब हमारा पूरे मार्केट मार्केट में जितना भी ग्रो हो रहा है मार्केट के शेयर में, व्हाट इज द शेयर दैट वी आर हैविंग, क्या उसमें फ्लक्चुएशंस है, और वेदर दैट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर मार्केट ग्रो हो रहा है तो हमारा भी शेयर उतना ग्रो हो रहा है, और देयर आर अदर न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ कम है वहां पर, या फिर हमारा रेशो कम हो रहा है, और देयर आर न्यू कॉम्पिटिटर, देयर आर competitors who are selling the products at the cheaper prices to grab the market. So आपको ये competition analysis, this is prop actually strategic management पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है. सीए इंटर में आपका ये सब्जेक्ट था ना, आप लोगों ने भी दिया होगा ना वो सब्जेक्ट, हम्म, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का. हम्म, ठीक है. नाउ हम्म, जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर अपना रिपोर्ट बना रहा है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट ही वुड कीप इन माइंड, इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट. बाकी भी चीजें उसकी जाके पढ़ते हैं, बट एक बार क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से क्या क्या क्वेश्चंस है वो पहले फिगर आउट करते हैं अपन. ठीक है, क्या बोलता है, इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट. रिपोर्ट में ऐसा कुछ मत डालो जो कि इररिलेवेंट है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, आपको इस तरह का इन्वेस्टिगेशन डिटेल इन डेप्थ एग्जामिनेशन देना है. पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड टू रीड द थिंग्स इफ इट इज रिलेवेंट फॉर देम, अदरवाइज डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग. क्योंकि यहां पर आप कितने अच्छे अच्छे इन्वेस्टिगेटर हो वो बताने की जरूरत नहीं होती है. Expressions used should be properly considered so that the possibility of arriving at a different meaning or interpretation other than the one intended by the investigator can be minimized. आप ऐसी चीज इस तरह से जनरिक लैंग्वेज मत यूज करो, या फिर ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है इस टाइप का वर्डिंग्स नहीं, या तो फ्रॉड है या तो फ्रॉड नहीं है. फ्रॉड है तो इस एरिया में है उधर नहीं है, जेनरिक स्टेटमेंट्स नहीं देने का कहीं पर भी. ठीक है, सो इररिलेवेंट चीजें मत दो, एक्सप्रेशंस ऐसे यूज करो जहां पर जो इन्वेस्टिगेटर का इंटेंशन है वही इंटरप्रिटेशन में आए, उसके अलावा कोई डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रेट ना हो. रेलिवेंट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड. बेसिस एंड अजम्पशन जिसके बेसिस पर आपने ये फाइंडिंग्स बताया है, आपका फैक्ट्स एंड कंक्लूजन दिया है, वो आपको स्टेट करना पड़ेगा. Then report should clearly spell out the nature and objective of the assignment, its scope and limitation. ठीक है, सो पहला, डू नॉट मेंशन एनीथिंग इन द रिपोर्ट विच इज नॉट रेलिवेंट. देन ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मत डालो जिसकी वजह से डिफरेंट मीनिंग आए विच इज अदर देन द मीनिंग इंटेंडेड बाय द इन्वेस्टिगेटर. रेलिवेंट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन डालो, उसमें प्रॉपरली लिंक करो, बेसिस एंड अजम्पशंस जो है एक्सप्लिसिटली स्टेट करो, एंड द नेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट, स्कोप एंड लिमिटेशंस कुछ है तो वो डालो. रिपोर्ट शुड बी मेड इन अ पैराग्राफ फॉर्म विथ हेडिंग फॉर द पैराग्राफ्स. तो मतलब पता चलना चाहिए ना, जनरिक नहीं सब एक के बाद लाइन आइटम वाइज. ऑडिट में ऐसा नहीं होता, हमको एक के बाद, हालांकि ऑडिट में भी अब इन्होंने हेडिंग्स डालना चालू कर दिया है, बट वैसे हम्म, पैरा वाइज नहीं पढ़ सकते अपन उसको. आपको स्पेसिफिक मालूम होना चाहिए कि बॉस यहाँ पर असेट का प्रॉब्लम है, ये रेवेन्यू लीकेज के बारे में है, यहाँ पर मैनेजमेंट के रिलेटेड फ्रॉड के बारे में, या वॉट एवर. Report should also state restrictions or the limitation, if any, imposed by the instructions given by the client. अगर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस दिए थे सामने वाले ने तो हमारे इन्वेस्टिगेटर हमको इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ा था, तो यू ऑल्सो मेंशन दैट कि दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन विच वर इम्पोज्ड बाय द क्लाइंट. एंड लास्ट इज द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर शुड अपीयर इन द फाइनल पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट.
कुछ भी इररिलेवेंट नहीं चाहिए, डिफरेंट मीनिंग वाला नहीं चाहिए, फैक्ट एंड कंक्लूजन चाहिए, बेसिस एंड अजम्पशन चाहिए है, नेचर ऑफ द असाइनमेंट अपने को चाहिए है उसमें, इंक्लूडिंग द स्कोप एंड लिमिटेशंस पैराग्राफ फॉर्म में डालो विद द सेपरेट हेडिंग, रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशन क्लाइंट ने कोई भी लगाए हैं, मेंशन दैट, एंड अपना ओपिनियन लास्ट पैराग्राफ में चाहिए। प्लीज रीड एंड कंप्लीट दिस। ये वाला और इसके पहले वाला आंसर दोनों ही पढ़ करके आप ये करो, उसको रिवाइज कर लो एक बार। डन, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नाउ, Milk Limited is engaged in the business of manufacturing and distribution of various milk products like cheese, curd, paneer, etc. Government made certain changes in the rules and regulation relating to this sector. Consequently, management decided to go for expansion. अच्छा, Milk Limited का management. Management was looking for some financial investors who can fund some part of the purpose proposed expansion, sorry, not purpose, proposed expansion. Mr. X is interested in the venture and appoints you to act as an advisor to the proposed investment in the business of Milk Limited. You have to investigate the audited financial statement and ensure that the valuation of shares of the company on the basis of audited financial statement is appropriate. What process what process should be used for checking and whether you can put the reliance on the already audited financial state? ठीक है। सो आप किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो क्या आप उसके ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकते हो? ठीक है, देखते हैं। If the statement of account produced before the investigator were not audited by the qualified accountant, then of course there arises a natural duty to get the figures in the accounts properly checked and verified. However, when the accounts produced to the investigator have been specifically prepared by the professional accountant who knows and ought to have known that these are prepared for
purposes of investigation, he could accept that as a correct, relying on the principles of liability to the third party. ठीक है, सो आपको ये पर्पसफुली मतलब स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर सपोज प्रोफेशनल अकाउंटेंट को मालूम है कि भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पर इन्वेस्टिगेटर, तो इन्वेस्टिगेटर को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यस यू कैन रिलाई ऑन देम। नेवर दिलेस अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आप रिलाई भी कर रहे हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इट वुड बी प्रूडेंट टू सी फर्स्ट दैट सच अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिविटी and no bias is crept in to give the advantage to the person on behalf of these prepared. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सी हमको भी मालूम है कि ऑडिट में राड़े निकलते हैं बहुत बार। ठीक है, बिकॉज फैमिलियरिटी थ्रेट है, दुनिया भर का सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, फैमिलियरिटी थ्रेट है, ये सब चीजें आपको इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि वो होने ही वाला है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स बीइंग ऑडिटर, होने ही वाला है। So in that case में there is no problem. Nevertheless, it would be prudent to see if the such financial statements are prepared with objectivity and कोई bias नहीं है, ठीक है, to give the advantage to the person on whose behalf these were prepared. Now, reliance on the audited financial account. If the investigation have been launched because of some doubt in the audited financial statement, no question of the reliance of the audited financial statement arises. कितना ब्यूटीफुली आंसर किया। अगर हम सिर्फ नोट्स के बेसिस पे पढ़ के जाते तो अपन आंसर भी नहीं कर पाते थे इस चीज को, ऑनेस्टली मैं भी नहीं कर पाती थी, राइट? कितना स्पेसिफिक आंसर है कि भाई अगर प्रॉब्लम ही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर अराइज हुई है तो तुम उसके ऊपर क्या ही रिलाई करने वाले हो। However, if the investigator has been requested to establish value of business or share or the amount of goodwill payable by an incoming partner, ordinarily the investigator would be entitled to put the reliance on the audited matter. So अगर आपको नया बिजनेस का वैल्यूएशन करना है, शेयर्स का वैल्यूएशन देखना है, इनकमिंग पार्टनर के आने के लिए वो कितना गुडविल लेकर के आएगा, अगर आपको ऐसे सब चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है, देन ऑडिटेड मटेरियल पे आप रिलायंस कर सकते हो, unless in the course of his test verification he finds that the audit have been carried out on very casually, and or unless his terms of appointment clearly require to test everything afresh. क्लाइंट ने बोला मुझे मतलब नहीं है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आप रिलाई करना है नहीं करना है, मैं चाहता हूं आपको सब कुछ जीरो से शुरू करो, तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो फिर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट के हिसाब से रिलाई करके चल रहे थे, बट ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन आपको लगा कि नहीं यार ये क्लाइंट ने ठीक से, ये ऑडिटर ने ठीक से नहीं देखा है, यू डू सब चीजें खुद से। ठीक है, सो इट्स अ गुड आंसर। मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप इस, हालांकि ये पहले ऑलरेडी जुलाई जुलाई में पूछा है, जुलाई 21 यार, आई एम श्योर मैंने भी वो अटेम्प्ट दिया होगा। 21 when did नहीं नहीं, मैं जनवरी में पास हो गई थी, जनवरी 2021 में शायद। बच गए। बस बड़ी क्वेश्चन थे कि पता नहीं चला मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए मतलब एग्जाम में। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। बट अभी याद रहेगा, एंड अभी जो आप लिख हम्म कर आओगे वो आप सही लिख कर आओगे, ये बहुत हम्म इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरा खुद का पूरा स्टडी क्वेश्चन बैंक। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी मैंने मॉड्यूल नहीं पढ़ा था, मैंने हम्म पढ़ा था, मेरे पास बुक भी था ऑडिट का, लेकिन इन द एंड माय पूरा पूरा रिवीजन वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उसको आपको ना आंसर राइटिंग स्किल वहां से ही पता चलता है कि आईसीआई को चाहिए कैसे आंसर है, ठीक है? वरना पॉइंट पॉइंट आप याद करके जाओगे फिर उस पे कुछ नहीं। चलो, अभी AB Limited wants to acquire unit of CT Limited. AB Limited is uncertain about the future viability of the unit under the consideration. Future viability पर doubt है उसको. You are appointed to investigate the economic and financial position of the entity. What are the factors that you shall consider while studying the economic and financial position? तो मतलब कंपनी की economic and financial position देखना है। तो द मोमेंट आपको फाइनेंशियल पोजीशंस बोलता है, मतलब आपको सभी कुछ देखना पड़ता है, उसका सेल्स लेकर के उसका प्रॉफिट, बेसिकली फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेट ऑफ अफेयर दोनों ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक बोला मतलब फ्यूचर वायबिलिटी से ना कंपनी कल को जाके बंद ना हो जाए, मार्केट में क्या पोजीशन है उसका, मार्केट में वो ग्रो कर पाएगा, सेल्स इंक्रीज होगा, सेल्स का पैटर्न क्या है, सेल्स में फ्लक्चुएशन तो नहीं है सेल्स ट्रेंड में, ये सब चीजें देख करके आपको पता चलता है कि उसका फ्यूचर वायबिलिटी कैसा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने देखा जाए गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो उसको नेगेटिवली हिट नहीं कर रही है ना, राइट? इकोनॉमिक कैसा देखोगे आप पोजीशन, ये ऐसा ही देखना पड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट दे हाउ दे हैव आंसर्ड। अगेन 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, राइट? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while studying the economic and financial position of a business: adequacy or otherwise of fixed and working capital,
फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का एडिक्वेसी देखना है। आर दी सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। फ्यूचर वायबिलिटी देखना है ना, फ्यूचर में भी बिजनेस ग्रो करे। अगर मुझे हर साल अपना सेल्स 10-20% से बढ़ाना है, तो मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल और मेरा फिक्स्ड कैपिटल भी ना, मेरे जो मशीन्स मैंने लगाए हैं वो उसको उसके बेसिस वो उतना प्रोडक्शन में इंक्रीज कर भी सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। डू आई हैव द रिक्वायर्ड फैक्ट्री एरिया ऑल्सो फॉर द इंक्रीजिंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्शन, राइट? What will be the trend of sales and profit in the future? Establishing the sale trend of sales, product wise, area wise, will ordinarily help in drawing the conclusion on whether the trend can be maintained in the future. राइट? तो सेल्स का जनरिक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो, आपको बहुत डिटेल करना पड़ता है। सारे कस्टमर वाइज लिस्ट बनाओगे, उस पे पिक आउट करोगे एरिया वाइज कितना सेल्स होता है, कौन सा कस्टमर का कितना कंट्रीब्यूशन आता है, किस एरिया से कितना कंट्रीब्यूशन है, इन डोमेस्टिक इंडिजीनियस सेल्स हो गया या फिर सपोज एक्सपोर्ट सेल हो गया, आपको करना पड़ेगा। When it comes to the profit, whether the profit which the business could be expected to maintain in future would yield an adequate return on the capital employed, कितना बढ़िया है आरओसी कैलकुलेट करके देखने का। Whether the business is operating at its 100% capacity or improvement can be made to reach the full productivity, क्योंकि फ्यूचर वायबिलिटी बोल रहे हैं। फ्यूचर वायबिलिटी अगर ऑलरेडी कंपनी अपने 100% कैपेसिटी पे चल रही है, तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल इन्फ्यूज करके फिर ही आगे चला पाओगे आप उसको। अगर आपको कैपेसिटी बढ़ाना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? या फिर ऑलरेडी सपोज कैपेसिटी ज्यादा था, हम ऑलरेडी 75-80% कैपेसिटी पे चल रहे हो, तो आप बिना एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए उसका आप उसको उसका इम्प्रूव कर सकते हो बिजनेस, राइट? अदरवाइज आपको कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। प्लीज रीड दिस आंसर। हाँ, ये स्पेसिफिक आपको इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशंस अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेट करना है, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू वुड कंसीडर। Done. Now, another important question. Investigation on behalf of incoming partner. अभी वैसा ही है। Investigation on behalf of bank for granting loan, investigation on behalf of incoming partner, different different scenarios दिए हुए। सिनेरियो के हिसाब से इन्वेस्टिगेटर कैसे इन्वेस्टिगेशन करने वाला है वो बताए, कि जस्ट इन केस आपके पास ऐसा कोई एंगेजमेंट आया while you know बिकम सीए, उसके बाद आपको करना पड़ा, आपका खुद का प्रैक्टिस है, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स while conducting an investigation, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? So investigation on behalf of a incoming partner is carried out as to ascertain whether the terms offered to him are reasonable or not. राइट? अगर सपोज जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बोल रहे हैं आप इतना गुडविल लेकर आओगे, इतना शेयर कैपिटल लेकर के आओगे, तो वो शेयर कैपिटल लाने लायक वो पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है, वो तो भी मालूम होना चाहिए ना। With regards to what the nature of business, the profit record, and the capital distribution, and the personnel capacity of the existing partner, etc. बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, प्रॉफिट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, और पर्सनल कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ध्यान में रखते हुए, आपको लगना चाहिए कि भाई हाँ, इतना पैसा मेरा कंट्रीब्यूट करना, इतना गुडविल लाना मेरा रीजनेबल है। तभी आप किसी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करोगे और फिर उसको उससे ये चीजें जानकारी निकाल के लोगे। सो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से? हिस्ट्री ऑफ द फर्म।
हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस जैसे आपने वहां था देखा था। हिस्ट्री ऑफ फर्म पढ़ने के टाइम पर में गो एंड रीड द पार्टनरशिप डीड। कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स क्या है, देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ड्राइंग राइट्स कितने हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड जॉब एलोकेशन, एकदम अपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने के टाइम पे जितना डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ते थे ना वो पढ़ने का। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए ओवर अ सुटेबल नंबर ऑफ इयर्स उसका प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड देखो, सो कंपनी नहीं पार्टनरशिप फर्म का। असेट्स एंड लाइबिलिटी पोजीशन क्या है पार्टनरशिप फर्म का, टेंजिबल असेट इन्वेस्टमेंट जो भी सब याद आ रहे हैं वो सब लिख देने का। ऐसा है क्या कोई पेंडिंग टैक्स असेट्स इंक्लूडिंग द कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड दोज फॉर पेंडिंग टैक्स असेसमेंट। पोजीशंस फर्दर पोजीशन देखो, ऑर्डर एट हैंड एंड रेंज ऑफ द clientele should be thoroughly examined under which the firm is presently operating। करंटली उनके पास में अगर सपोज पार्टनरशिप फर्म जो है वो प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है, डिपेंड करता है उस पे। एट जिस दिन आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए उस दिन उनके हाथ में कितने ऑर्डर्स हैं। ठीक है, क्लाइंटेल किस क्वालिटी का है, किस रेंज का है, एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल या हर बार ही नया क्लाइंट आ रहा है और रिटेंशन नहीं कर पा रहे क्लाइंट का, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, राइट। स्क्रूटनाइज करो फर्दर टर्म्स ऑफ लोन फाइनेंस टू असेस इट्स यूजफुलनेस एंड इम्प्लीकेशन फॉर द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, क्योंकि अगर बैंक लोन देने के लिए एकदम ही पूरे असेट्स पे चार्ज लगा रहा है, बहुत रिगरसली उनके ऊपर लीन किया हुआ है, उसने सारे असेट्स लीन किए हुए हैं, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बुरी है, तभी बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं है। स्टडी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मतलब आपको ही बहुत सारे जाकर के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कंपनी के, उसके आपको पता चलेगा। ठीक है, इट मे बी द केस दैट फर्म हैज स्टैंडिंग अग्रीमेंट विथ एम्प्लॉयज एज रिगार्ड टू सैलरी वेजेस बोनस ग्रेचुइटी एंड अदर इंसिडेंटल बेनिफिट्स। सो आगे बढ़ने के पहले पहले अपन इतना रिवाइज करते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फर्म चेक करने का, जब से वो शुरू हुआ है। पार्टनरशिप डीड पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा कंपोजिशन ऑफ पार्टनर, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ड्रॉइंग रेट राइट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, जॉब एलोकेशन एक्सेट्रा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म का रिकॉर्ड चेक करो। असेट्स एंड लाइबिलिटीज का पोजीशन देखो, इंक्लूडिंग कंटेंजेंट लाइबिलिटीज देखो, और वो दो लाइबिलिटी पेंडिंग फॉर टैक्स असेसमेंट। कितने आज के डेट पे क्या ऑर्डर्स है, किस तरह के कस्टमर्स है, क्लाइंटेल रेंज क्या है उनका, वो एग्जामिन करो। देन बैंक लोन देने के टाइम पर में आप देखो उसका यूजफुलनेस एंड इम्प्लीकेशन क्या है फाइनेंशियल पोजीशन पे। स्टडी करो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशन उस एंटिटी के क्या है, प्लस एम्प्लॉयज के लिए जैसे उन्होंने सैलरी वेजेस बोनस ग्रेचुइटी के लिए किस टाइप के प्रोमिसेस एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, देन यू हैव टू वेरीफाई दैट। Study the composition and quality of key personnel employed by the firm and any likelihood of their leaving। Basically, employee retention कैसा है आपको वो देखना है। हर 3 महीने में लोग छोड़ करके जा रहे हैं, हर साल लोग छोड़ करके जा रहे हैं, और आर देयर पीपल हु आर स्टेइंग हियर फॉर, की पर्सनल जो है वो 10 साल 5 साल से काम कर रहे हैं जब से ऑर्गेनाइजेशन है। असर्टेन द रीजंस फॉर ऑफर ऑफ द एडमिशन, कि नए पार्टनर को क्यों, वो जो क्या रीजन है जिसकी वजह से न्यू पार्टनर को ऐड किया जा रहा है। It should be determined whether the same synchronizes with the retirement of any senior partner whose association may have considerable impact on having the firm success। नया पार्टनर क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा सीनियर पार्टनर था जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया था फर्म में, अगर अभी वो जा रहा है तो बचे हुए लोग सिर्फ उसको उतना काम हैंडल नहीं कर पाएंगे, दैट इज व्हाई द न्यू पार्टनर चाहिए, या फिर किस रीजन की वजह से चाहिए। अप्रेजल ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल अभी तक इंक्लूड किया है और उसके ऊपर क्या रिटर्न्स मिला है। It is necessary to have the comparison with the alternate business avenues for the investment। अगर यहाँ पैसा नहीं लगाते थे, बैंक में एफडी कर देते थे, तो रिटर्न बराबर मिलता था क्या, या कुछ और इन्वेस्ट किए होते थे तो वो बराबर पैसा होता था क्या, कि यही बिजनेस बराबर है। इट इज अबाउट कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, पैसा तो आप लगा ही रहे हो, right? So ideally, if your bank FD is giving you more returns than what you are getting from your business, put your money into FD and enjoy the returns over there rather than putting that into business and making continuously lower returns। Ascertain the manner of computation of goodwill on admission and also on the retirement, and examine whether there is any special clause exist in the deed of partnership to allow the admission in future of a new partner। ठीक है, बहुत डिटेल में है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप में डीड में जो भी आ सकता है, बिजनेस के रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए है वो सब चीजें आपको इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी ऑन बिहाफ ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। जस्ट एक बार क्विकली ग्लांस थ्रू कर लो सारे पॉइंट्स को।
मैम ये सारा हम लोग को किस चीज के लिए करना है? अगर सपोज इनकमिंग पार्टनर है, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म है, और सपोज आप वहां पर पार्टनर बन करके जा रहे हो, तो आप एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर रहे हो ताकि आप उस फॉर्म में ज्वाइन करो नहीं करो, आप उतना गुडविल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके जाओ नहीं ले जाओ, वो सब आपको पता चलना चाहिए उसमें। तो दैट इज वाई यू आर हायरिंग अ इन्वेस्टिगेटर, तो उसको आपको फिर ये सब चीजें वो इन्वेस्टिगेटर को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। सपोज बैंक ने बोला कि मैं किसी भी कस्टमर को एडवांस देने के पहले, कोई कस्टमर आया और उसने बोला कि मुझे एडवांसेस चाहिए है, लोन चाहिए बेसिकली, तो बैंक उसको क्या बोलता है, एडवांस, बैंक इज एडवांसिंग द लोन। बैंक इज सेइंग कि आई एम अपॉइंटिंग अ इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि भाई ये इन्वेस्टमेंट, ये मेरा मतलब एडवांस डूब तो नहीं जाएगा, एनपीए तो नहीं हो जाएगा, राइट। सो ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। अभी ये कितना इजी होगा आंसर, आप ये जस्ट रीड करो और सोच करके देखो कि जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दिस चैप्टर आपको ये आंसर्स एग्जाम में बहुत इजीली बनेंगे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ बैंक इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन नोइंग द पर्पस फॉर विच द लोन इज रिक्वायर्ड, the source from which it would be repaid, and the security that would be available to it. If the borrower fails to pay back the loan on these consideration, investigating accountant in the course of his inquiry should attempt to collect information and on the under mentioned points. क्यों चाहिए लोन? लोन लेने के बाद में वो किस मैनर में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हो? रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है? Particularly assumptions made therein as regard to amount of profit that will be earned in cash and amount of cash that would be available for the repayment of loan to confirm that they are reasonable and valid in the circumstances. मतलब सामने वाला लोन रिपेमेंट किस चीज में करेगा, लोन रिपेमेंट का शेड्यूल बराबर है रीजनेबल लोन शेड्यूल दिया है, मतलब वो अपना प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाने के बाद में वो अपना बिजनेस रिटेंशन के लिए भी रखेगा, बिजनेस ग्रो करने के लिए, प्लस आपको लोन भी रीपे कर पाएगा। फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन क्या है उस बिजनेस का, एंजॉयड बाय द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। क्योंकि बिजनेस लोन है ना ये, बिजनेस, इट्स नॉट लाइक अ सैलरीड पर्सन को लोन नहीं दिया जा रहा, सैलरीड पर्सन के लोन में फिक्स है कि भाई वो उतना मंथली उतना कमा ही रहा है, बिजनेस है ये। Authorization under memorandum and article of association to borrow money for the purpose for which the loan is used. Whether the entity can take the loan for the purpose जिसके लिए उन्होंने लोन इसमें, तो आपको आपको इन्वेस्टिगेटर को मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ेगा। एंटिटी का पुराना हिस्ट्री क्या है ग्रो करने का, ड्यूरिंग 5 इयर्स उसने कैसा परफॉर्म किया आप वो देखो। एंटिटी का इकोनॉमिक पोजीशन देखो, that economic position may be affected by the economic, political, and social changes that are likely to take place in the period of loan. Whether any loan application to any other bank or financial institution was made, and if so, the reasons for rejection thereof. हो सकता है कि उसने एक साथ 17 बैंक्स को अप्लाई किया होगा लोन के लिए, और 17 बैंक्स में से बहुत सारे, अगर एक साथ आप इतने सारे जगह पर, कोई भी बिजनेस इतने सारे जगह पर अप्लाई करता है तो उनका सिबिल हिल जाता है, क्रेडिट स्कोर हिल जाता है उसकी वजह से। सो इफ द अदर एंटिटीज आर रिजेक्टिंग योर लोन एप्लीकेशन, डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम विथ योर क्रेडिट स्कोर। ठीक है। सो फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंक। अगर बैंक लोन देने के पहले इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर रहा है कि आपको ये सब चीजें, तो बैंक ये करता है ये, ठीक है। सो इन दैट केस जस्ट रिमेंबर कि किस पर्पस के लिए लोन है, लोन लेने के बाद में उस पर किस पर्पस से इन्वेस्ट हो सकता है, और जो इन्वेस्टमेंट है, राइट, जिस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, क्या वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन में ओके। ऑथराइज था। ठीक है, वो उससे कनेक्टेड पॉइंट है। रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, हाँ, रीजनेबल है या नहीं है वो। फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, रेपुटेशन क्या है बिजनेस का, बिजनेस इंटीग्रिटी उसके ऑफिसर डायरेक्टर का,
ठीक है। हिस्ट्री ग्रोथ कैसा है, मतलब कंपनी का 5 साल में, पिछले 5 साल में, 10 साल में, वॉट एवर। इकोनॉमिक पोजिशन एंड हाउ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस जो है उसको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन किस तरह से उस एंटिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द एंड, आर देयर एनी अदर लोन एप्लीकेशन मेड बाय दैट सेम एंटिटी, अगर हाँ तो उसमें से कुछ रिजेक्शंस दिए हैं क्या अदर बैंक ने, तो डेफिनेटली दे वुड हैव रीजंस फॉर द रिजेक्शन, नो। हमें जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये कैसे हाँ, पता है अपने को? सिविल सिविल से पता चलेगा पता बेसिकली, चल क्योंकि जाता है, दूसरे। पता है, क्योंकि ऑल द बैंकिंग नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहता है, सो दे गेट टू नो कि हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव अप्लाइड एंड एवरीथिंग, उनको पता चल जाता है। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है यार, जब तक मैंने खुद नहीं पढ़ाया था तो आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, इतना बड़ा चैप्टर। इजी है इसका क्वेश्चन, तो आपको हम्म। इजीली 5 नंबर मिल जाना चाहिए सच में, अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, ये हो जाता है तो कल अपना शेड्यूल में क्या है, कल इंटरनल ऑडिट रखा है क्या, आई थिंक, एक सेकंड में देखती हूँ। कल इंटरनल ऑडिट है, वो भी इजी लगेगा, इंटरनल ऑडिट हम्म। मतलब और ही इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस, ये सब देखना पड़ता मैम का हो साथ तो फिक्र की क्या बात। है। 50% क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, आई वॉज होपिंग कि हो जाएगा but नहीं। चलो, nationalized bank received an application from a limited company seeking a sanction of a term loan to expand its existing business. In this connection, loan manager of the bank approaches you to conduct a thorough investigation of the items of the balance sheet of the limited company and submit a confidential report based on which he will decide whether to sanction loan or not. List out the major steps or an investigation accountant would keep in mind while verifying the assets and liabilities included in the balance sheet of the borrower company, which has to be furnished by टू द बैंक। कितना इजी होगा ये आंसर, आप देखो, पहली बात तो आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक लिस्ट से याद होने चाहिए, जो कि याद ही होंगे डेफिनेटली। उसके अंदर अभी क्या होगा ऐसा जो चीज आपको नहीं मालूम होता होगा, मतलब इट्स लाइक वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के जो आंसर्स पढ़ते थे ना अपन सीए इंटर में, उस लेवल का ये क्वेश्चन है। फिक्स्ड असेट, उठाओ आपका लिस्ट एंड पहला आइटम उठाओ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में सारे असेट्स का आपको प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, उसका ग्रॉस वैल्यू, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज एंड द टोटल डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। अगर आपको लगता है कि रेट एट विच डेप्रिसिएशन हैव बीन एडजस्टेड इज इनएडिक्वेट, फैक्ट शुड बी स्टेटेड। अगर आपको लगता है कि असेट एनकम्बर्ड है, देन अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स नेचर टू बी इज डिस्क्लोज। अगर आपको लगता है इन केस असेट जो है वो रीवैल्यूएड हुआ है रिसेंटली, तो वैल्यू क्या है जो जिससे उसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है रिवैल्यूएशन पे, एंड डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। So revaluation, asset charge, rate of depreciation and full description of each item and uska gross value and rate of depreciation. Inventory, इन्वेंट्री का कैसे इन्वेस्टिगेशन करने का, value of different type of inventories held and the basis on which the valuation has been done. Nature and composition of FG should be disclosed. स्लो मूविंग ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री जो है वो सेपरेटली स्टेट करना अलोंग विद द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, क्योंकि कंपनी को अलाउंसेस लेने पड़ते हैं, जैसे अपन एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजंस लेते हैं या फिर सपोज प्रोविजन फॉर बेड डेट लेते हैं, उसी तरीके से इन्वेंट्री के लिए अलाउंसेस लेने पड़ते हैं कंपनी को, क्योंकि वो स्लो और ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है, शायद वो जाएगा भी नहीं कभी, राइट ऑफ ही करना पड़ेगा। अगर सपोज इन्वेंट्री जो है वो प्लेज की है सिक्योरिटी फॉर लोन, देन अमाउंट ऑफ लोन शुड बी डिस्क्लोज्ड। एकदम वाउचिंग वेरिफिकेशन चालू है। हम्म। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल, composition of trade receivable should be disclosed to indicate the nature of different type of debt that are outstanding for recovery, basically AR aging बनवाने का।
Also, whether the debts were being collected within the period of credit, as well as the fact that any debt are considered bad or doubtful, and the provision, if any, that has been made against them. इन्वेस्टमेंट्स में क्या चेक करोगे? Investigating account should prepare a schedule of investment which disclose the date of purchase, cost, nominal value, market value of each investment. Investment is placed as a security for the loan, and full time loan should be given. Full particulars of the loan should be given. अगर secured loan है liability side में, debentures है क्या, other loans है क्या, separate schedule. In case of against debenture and each secured loan, amount कितना standing है for the payments along with the due date for the payment should be shown. In case of any debentures have been issued as collateral security, the fact should be stated. बेसिकली जहां पर भी आपको चार्ज और सिक्योरिटी वाला और ये वाला लीन वाला जो आएगा, वहां पर वो फैक्ट बताना है, वो लिखना है। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ascertain the period up to which tax have been assessed. If the provision for the taxes not assessed appears to be inadequate, the fact should be stated. Other liabilities may investigating account should state whether all the liabilities actual and contingent are correctly disclosed. Insurance के केस में schedule of insurance policies, date of payment of last premium and sum insured. He should also make the report whether or not insurance covers the appears to be adequate and have a value of assets. मतलब ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री पता चला 4 फैक्ट्री उसमें से एक का इंश्योरेंस है, बाकी का इंश्योरेंस कवरेज ही नहीं है. Contingent liability, particulars of any contingent liability which have been not disclosed. For the purpose, he may conduct direct inquiries from the borrower of the company and the member of its staff. From the borrower company and the member of his staffs. Contingent liability है ना, कि डायरेक्ट इंक्वायरी करके ही पता करना पड़ेगा आपको. सो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक. इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इनकमिंग पार्टनर भी हम करके आ चुके थे. अभी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, छोटे छोटे क्वेश्चन है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो देखते हैं. बट जस्ट गिव मी 2 minutes. आई विल बी बैक. 2 minutes bio break I am taking. You also can take 2 minutes and then उसके बाद में we'll do rest of the questions.
तो यार मैं अभी सर्दी ठीक करके आई हूँ, अभी वापस सर्दी ना चालू। चलो, अभी इन्वेस्टिगेशन इनटू फ्रॉड्स फर्दर, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन है विच आर वेरी वाउचिंग वेरिफिकेशन टाइप के। In a company, it is suspected that there has been embezzlement in the cash receipt. चोरी हुआ है basically, ठीक है? As a investigator, what are the areas you would verify? Cash receipts में embezzlements हो रहा है, ठीक है? So areas of embezzlement of cash receipt: issue of receipt for full amount collected and enter lesser amount on the counter foil, showing a larger cash discount than they actually allowed, adjusting a fictitious credit in the account of customer for goods return, cash sales entered as credit sales with debit to customer, writing off a good debt as bad debt irrecoverable to cover up the misappropriation of the amount collected, short debiting customer ledger's account and withdrawing the difference on account of full amount, undercasting the receipt side of the cash book or overcasting the payment side of the cash book. मतलब बहुत इजी यार, स्पेशली ऐसा नहीं कि हम्म बिग ऑर्गेनाइजेशंस में ये हो रहा है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ओनर विल नॉट इन्वेस्टिगेट इनटू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, और उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, ना ही उनके पास में ईआरपी सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? सो इशू दे आर इशूइंग अ रिसिप्ट फॉर द फुल अमाउंट, एंटरिंग अ लेसर अमाउंट ऑन द काउंटर फॉइल, शोइंग अ लार्ज कैसा। अरे यार मतलब ये तो बहुत ऐसा, ये पता है कैश रिसिप्ट वाला प्रॉब्लम कितना मेजर प्रॉब्लम है कि उबर वाले, उबर कभी बुक करो ना, तो उबर वाले, आप उबर में बैठ जाओ तो उबर वाला क्या बोलता है, सर आप वो कैंसिल कर दो, ट्रिप कैंसिल कर दो, जो पैसा होगा वो मुझे कैश पे दे देना। सो बेसिकली दे डोंट वांट टू गिव द कमीशन टू उबर। हम्म ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे ये? मतलब ये कैसे खुद से सोच हम्म सोच के लिखने वाला आंसर है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन किस चीज का है वो देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द, अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस नहीं रीड करेंगे, पॉइंट्स पॉइंट्स देखिए क्या, ये क्या है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर ऑडिटर ही होना चाहिए कि कोई भी हो कोई भी सकता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी पार्टी कैन डू द इन्वेस्टिगेशन। मतलब ऑडिटर नहीं, मतलब आपका बोलने का मतलब सीए होना चाहिए या कौन करना चाहिए, कोई भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन।
इसके ऊपर अपना क्वेश्चन भी था कि एक इन्वेस्टिगेटर जो है क्या वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकता है, मतलब किसी और ने ऑडिट किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैन यू रिलाई ऑन दैट, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो देखना है ना। हम्म, तो मैम कर सकते हैं कि नहीं? यू कैन रिलाई, बट अगर ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन आपको ऐसा कुछ प्रूफ मिलता है कि केयरलेसनेस के साथ में ऑडिट किया हुआ है तो मत करना। और सपोज ओरिजिनेशन जब इन्वेस्टिगेशन का हुआ था वही इस मुद्दे पे हुआ था कि ये भाई ये ऑडिटर ने कुछ तो बकवास रिपोर्ट बना करके दिया है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन देन दैट, इसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया गया था, तो उस केस में तो आपको करना ही नहीं है। अदर देन दीज टू केसेस यू कैन, इन्वेस्टिगेटर विल ऑलवेज कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द ऑडिटेड हम्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ आपको पेरोल से रिलेटेड फ्रॉड देखना है, मतलब पेरोल से रिलेटेड फ्रॉड देखने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है सत्यम इंडस्ट्रीज का फ्रॉड। थाउजेंड्स ऑफ करोर्स का पैसा ऐसा गायब किया था एंड दैट कंपनी, देन समबडी एल्स माइटास करके उन्होंने कंपनी बनाया सत्यम इंडस्ट्रीज का नाम उल्टा करके, एंड देन आई थिंक सम गुड ऑर्गेनाइजेशन है बॉट सत्यम इंडस्ट्रीज, बट उन्होंने ना घोस्ट वर्कर का कंसेप्ट मैंने सबसे पहले वहां देखा था तो 2011 में इन द सत्यम इंडस्ट्रीज। एम्प्लॉयज है नहीं और एम्प्लॉयज दिखाने का फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बैंक अकाउंट, ताकि कंपनी सैलरीज पे कर सके वो फेक अकाउंट्स में, और बाद में जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनको चला जाता है। So the attendance record of employees pertaining to that section can be analyzed with the regards to in and out time. Further, the surprise visit to the site can be conducted to see the actual number of workers at that point of time. It may reveal ghost workers. Discrepancies in the attendance record vis-a-vis the actual number of workers present could reveal dummy workers. Such a visit would also give indication of actual work done in the area and giving a क्या है linking of productivity of the employees. इंकलिंग नहीं है वो, लिंकिंग होना चाहिए था। ठीक है, आई डोंट थिंक वो इतना छोटा सा क्वेश्चन बोलने वाला है, लेकिन पेरोल फ्रॉड के अलावा, मतलब ये घोस्ट वर्कर वाले कंसेप्ट के अलावा भी बाकी चीजें आप लिख करके आ सकते हो, एवरीथिंग वुड बी फाइन। मतलब इमेजिन योरसेल्फ कि आप पेरोल फ्रॉड चेक कर रहे हो तो क्या करोगे। क्या है ये। मैम ये आपके लिए। बट व्हाट, मेरे को दिख नहीं रहा ठीक से। अरे रे रे रे, उसमें फोटो है किसी का अंदर। बारबी बनी हुई है। ओह नाइस, सो स्वीट यार। मस्त है। बट है क्या वो, इज इट लाइक दैट, वो सर्दी हम इसको जुकाम के लिए। ऐसे। अच्छा, आ ओके। लाइक लाइक ये अभी मेले से लेकर आए क्या दुर्गा हाँ पूजा के। हाँ 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 हम्म, नहीं नहीं, घर पे बच्चे खेलने घर, आते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उनका मार लिया। नहीं नहीं, छूट गया है किसी का। अच्छा। मैं होती तो मैं हम्म, मार लेती। बस मैम भिजवा रहोगे? मेरा ना बच्चों के साथ पटता ही नहीं है। आई आई कीप देयर थिंग्स। मेरे घर में कोई भी आता है और बच्चों के लिए कुछ लेकर आता है तो मैं बोलते दो लेकर आना, एक मैं भी बच्चा हूँ अभी भी यहाँ पर। चलो, सप्लायर भाई लेजर निखिल, का। एक रिक्वेस्ट था तुम्हें से, तो अपना बैकग्राउंड को थोड़ा सा नॉर्मल कर दो ना, एकदम आंख में चमक गया है। हम्म, बट बैकग्राउंड में क्या है, वॉल है ना, इट्स अ वेरी क्लीन वॉल। नो नो, बैकग्राउंड है, मतलब अच्छा नहीं नहीं ओके, वॉल्यूम वो वॉल्यूम वॉल है वो, वही मैं वॉल है। बोल रही हूँ, वो दीवार है वो भाई, वो हाँ क्या चेंज करवा रहे हो दीवार को। एकदम एकदम अच्छा व्हाइट पेंट हुआ है। अभी लगता है नया नया ही हुआ है, नहीं घर नहीं में हो गए बच्चे चार नहीं है चार इसमें। पाँच साल हो गए 4-5 साल हो गए हाँ। 4-5 साल हो गए, मतलब निखिल हाँ ने मेंटेन करके रखा है अपने रूम को बढ़िया से। कैमरा लगता है रियलमी वाला है मैम तो। ब्यूटीफाई। 30 क्वेश्चन है, हम अभी तक 20 में पहुंचे हैं, अभी 10 क्वेश्चन और करना है अपने को, ठीक है। करेंगे या यू वांट टू टेक ब्रेक, इन्वेस्टिगेशन वाला कर लेते हैं फिर फॉरेंसिक के टाइम पे ब्रेक लेंगे ना। इन्वेस्टिगेशन अभी कितने क्वेश्चन बाकी है, तीन हम कर क्वेश्चंस लेते ना करने हैं। मैम, लगातार कर लेते ना, क्योंकि मेरे को मतलब कहीं जाना भी है। हाँ हाँ, मतलब लगातार ही करते हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि पहले ये 3 कर लेते हैं, 2 मिनट रुक करके फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी कंप्लीट कर लेंगे ना ऐसा। In a public limited company, it is suspected by the management that there has been embezzlement in the supplier ledger. पहले embezzlement in cash receipt था, अभी supplier ledger में embezzlement है। As an auditor of the company, you have been asked to investigate the matter. What are the major areas that you would verify in this regard? एक specific purpose के लिए investigation हो रहा है supplier ledger में, ठीक है।
सप्लाई लेजर में फ्रॉड करके क्या कर सकते हो? बेसिकली यू कैन डेफिनेटली गेट आउट द इनअप्रोप्रिएटली कंपनी का पैसा निकाल सकते हो सप्लायर के नाम पे, राइट? यही करोगे आप। सप्लायर से सेटिंग करके आप ये कर सकते हो। Verify the adjustments in the fictitious or duplicate invoices as purchases in the account of supplier and subsequently misappropriating the amount when payment are made to the supplier in receipt of these invoices, in respect of these invoices. ठीक है? सो बेसिकली फेक इनवॉइसेस बुक की है, जीएसटी वाले जो केसेस रहता है फेक इनवॉइसेस बुक करते हैं उस केस में, ठीक है? एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग, जब क्योंकि फेक इनवॉइसेस बुक करके फिर बाद में पेमेंट निकालने का। Check whether any credit notes issued by the supplier are being suppressed and the corresponding amount not being claimed by them is subsequently withdrawn. मतलब सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया है, you have not accounted it, and now you are withdrawing that money for a different purposes. मतलब entity is doing that. चेक वेदर एनी अमाउंट अनक्लेम्ड बाय द सप्लायर। कभी भी आप ना क्रेडिटर एजिंग देखते हो तो स्पेशली जो पुराना पैसा पड़ा हुआ है ना, अगर आपको दिख रहा है पिछले 3 साल से पैसा नहीं मांगा, 4 साल से पैसा, कौन होता है 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल अपने पैसे का वेट करता है? विच कंपनी? कोई इतना रिच नहीं है। तो अनक्लेम्ड अमाउंट है तो डेफिनेटली वो डाउट आना नहीं कि तो पूरा पहले ही वो फेक इनवॉइस तो नहीं बुक किया था। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट अनक्लेम अमाउंट? For one reason and other it being withdrawn by showing that the same have been paid to the supplier. Verify whether purchase invoices are accepted at price considerably higher than the market price. This is also a good analysis that you can do on the purchases. Verify that the bought journal with references to entries in the goods inward book. And ये तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, आप जब परचेजेस एंड क्रेडिटर्स का ऑडिट करते हो तभी भी आपको करना पड़ता है। ऑल परचेजेस का उसका रिस्पेक्टिव गेट एंट्री होना चाहिए। गेट एंट्री होने के बाद में वेयर हाउस में उसका जीआरएन हुआ है नहीं हुआ है, फिर उसके बाद आप देखते हो उसका इनवॉइस बुकिंग एंड पेमेंट। तो वो 3 वे लिंकिंग आपको करना ऑडिट में भी आपको करना पड़ता है, बट वहां आप सैंपल बेसिस पे करते हो। यहाँ पर अगर आपको सप्लाई लेजर करने के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया तो आप 100% केसेस में आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है? वेरीफाई द बॉट जनरल विथ रेफरेंस टू एंट्रीज ऑफ गुड्स इन द इनवर्ड रिपोर्ट एंड सप्लायर इनवॉइसेस एंड टू कंफर्म द अमाउंट क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सप्लायर वर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एंड विच आर ड्यूली रिसीव्ड एंड सप्लायर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड करेक्टली। नथिंग बट योर 3 वे मैचिंग बोलते हैं इसको, पॉपुलर वन। Request all the suppliers to furnish the statement of their accounts to see whether or not any balance is outstanding and due to confirm the allowances and rebates given by them to have been correctly adjusted. ठीक है? सो एकदम ऑडिट में भी आप सेम ही प्रोसीजर्स लगाते हो, सेम आपको इन्वेस्टिगेशन में करना पड़ेगा। इट जस्ट कि आप सैम्पलिंग बेसिस पे मत करना यहाँ पर। हाँ ऋषभ। मैम मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि भाई आपस में मैनेजमेंट मिल गया था और वहां पे उन लोगों ने ऐसा इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर लिया जो नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे अबव में। इन्वेस्टिगेशन में तो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, वहां पे मेरे हिसाब से मैम मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी हो रहा है, तो ऐसे 240 का भी रेफरेंस हम लोग को देना पड़ जाएगा। लेकिन आप ऑडिटर की भूमिका में जा ही नहीं रहे हो ना, वहां पर इन्वेस्टिगेशन कभी भी ऑडिटर की भूमिका में होता ही नहीं है, तो वहां पर आपको ऐसे आपने कोई भी नहीं देखा आपको। इट्स अ सेपरेट एंगेजमेंट विच इज नॉट गवर्न बाय आईसीआई। नहीं बोल रहा है कि वो आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, वो आपने अपनी इच्छा से लिया हुआ है। सामने वाले का आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आपके पास में अच्छा ज्ञान है, आप सीए व्यक्ति है, तो आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। सो इसके लिए डोंट यूज स्टैंडर्ड्स इन दैट केस, एनी स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली अगर सोचो ये कितना फायदेमंद की चीज है, ये जो चीजें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की सिखाई जा रही है। नॉर्मली सीए जो ऑलरेडी ऑडिट सीख करके आता है उसको इन्वेस्टिगेशन करना बन जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति ऑडिट सीख करके नहीं आता है उसको इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें इंक्लूड करना चाहिए, उसके लिए ये अच्छा एक गाइडेंस है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज ऑफ कमिटिंग इन्वेंटरी रिलेटेड फ्रॉड्स। एम्प्लॉय में सिंपली रिमूव गुड्स फ्रॉम एम्प्लॉय ही प्रीमाइसेस, पॉकेट में रख रख करके नट बोल्ट चोरी करके लेके जा रहा है एम्प्लॉय, ठीक है? गुड्स चोरी करके उसको राइट ऑफ कर दे रहे हैं बुक्स में, डैमेज गुड्स का बता के कि ये डैमेज गुड्स है, राइट ऑफ कर दिया। स्टॉक रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड हु हैव कमिटेड द थेफ्ट सो दैट द बुक क्वांटिटीज टेलीज विद द एक्चुअल क्वांटिटीज इन हैंड।
वेज बताना है उस। अच्छा, उन्होंने दो क्वेश्चन पूछा है इसमें, व्हाट आर द एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन टू बी एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डिफाल्केशन ऑफ इन्वेंटरी। सो अगर इन्वेंटरी डिफाल्केशन हो रहा है तो आप कैसे वेरीफाई करोगे। पहले ऊपर उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्वेंटरी रिलेटेड फ्रॉड हो सकते हैं। 4 मार्क्स क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेरिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंटरी कौन से है जो डिफेल्केटेड है, देयर क्वांटिटीज बाय चेकिंग द फिजिकल क्वांटिटी कितना था एंड इन्वेंटरी बुक में कितना क्वांटिटी है। तो आप क्या करना, पहले तो पूरा का पूरा ही इन्वेंटरी रजिस्टर ले लेना एंड देन उसके हिसाब से इन्वेंटरी वेरिफिकेशन फिजिकली भी वेरीफाई करना एंड बुक्स में भी देख लो। बढ़िया है ना, आपको 100% एश्योरेंस वहां से ही मिलना चालू हो जाएगा। Next step will be to verify all the goods receipts and issued of inventory recorded in the inventory book with reference to the entries in goods inward and outward register and documentary evidences as regard to the purchases and sales. This would reveal the particulars of inventory not received but paid for as well as the issued but not charged to customer. ठीक है। सो बेसिकली आपको एंड टू एंड पूरा ट्रांजेक्शन, इट्स लाइक इन्वेंट्री से रिलेटेड या सेल्स एंड परचेसेस से रिलेटेड पूरा इंटरनल कंट्रोल जब आप चेक करते हो और 100% ट्रांजेक्शन का चेक कर लेने का, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ऐसे कोई केसेस है क्या जहां पर फ्रॉड हुआ है। इन एडिशन एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स बोथ गुड्स इनवर्ड रिटर्न या फिर आउटवर्ड रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, दोनों के केसेस में ही जो फाइनेंशियल बुक्स है वहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आपके इन्वेंट्री बुक पे भी होना चाहिए। सो बहुत बार क्या होता है ना, फिजिकल इन्वेंट्री वापस आ गया ये सब करके इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में चला जाता है, वो फाइनेंशियल में उसका इम्पैक्ट ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि द प्रोडक्शन टीम और द वेयर हाउस टीम इज नॉट टॉकिंग टू द फाइनेंस टीम। अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, ऐसे बहुत बार होता है कि डैमेज इन्वेंट्री घोषित कर दिया, फाइनेंस वाली टीम को पता ही नहीं है कि ये डैमेज ऑब्सोलेट इन्वेंट्री पड़ी है, वो अलाउंस ही नहीं ले रहे हैं उसके ऊपर। कंपनी का पॉलिसी है लेकिन दे आर नॉट अवेयर। ठीक है। सो ये दो चीजें देख ली। पहले वहां पर उन्होंने क्या बोला था, पूरा पूरा इन्वेंटरी रिकॉर्ड लेने का, फिजिकली वेरीफाई करने का, उसके अगेंस्ट में उसको इन्वेंटरी चेक करने का, स्टॉक काउंट कर का जो पूरा प्रोसेस है वो कर लो। उसके बाद गुड्स इनवर्ड गुड्स आउटवर्ड का पूरा रिकॉर्ड चेक करने का, उसके रिगार्डिंग जो रजिस्टर है वो चेक करो और कॉरस्पॉन्डिंग परचेज और सेल्स की एंट्री चेक कर लो। उसके अलावा कोई भी रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, उसकी करस्पॉन्डिंग बुक्स में एंट्री ऑन अ वर्चुअल मतलब ऑन अ रियल टाइम बेसिस है या नहीं, आपको वो चेक करना है। उसके बाद में अगर कोई शॉर्टेजेस आपको मिले, shortages observed on the physical verification of the inventory should be reconciled with the discrepancies observed on the checking of the books in the manner mentioned above. Defalcation of the inventory sometimes also committed by management by diverting a part of the production or consequent shortage in the production being adjusted by inflating the wastage in the production. Similar defalcation of inventories and stores are covered by the inflating quantities issued for production. So अगर एक पर्टिकुलर इतने ये फोन बनाने के लिए सपोज 5 पार्ट निकलते हैं तो दे विल इशू मोर पार्ट्स। इन्वेंट्री चोरी करके मार्केट में बेच देंगे बट ऐसा दिखाएंगे कि वी हैव इशूड मोर फॉर प्रोडक्शन एंड बदले में वो ज्यादा गार्बेज बन के निकला। सो ज्यादा इनपुट दिया तो ज्यादा वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मशीनरी खराब हो गया, इसके लिए वेस्टेज ज्यादा आया, जबकि वो दे हैव ऑलरेडी डिफाल्केटेड द इन्वेंट्री। For detecting the shortages, investigating accountant should take assistance of an engineer. For that, he will be more conversant with factors which are responsible for shortage in production and thus will be able to correctly determine the extent to which the shortage in production has been inflated. मतलब सम इंजीनियर बोला था, उनका पर्पस है ये समझने का कि प्रोडक्शन वाले को लोगों को ही पता चलेगा ना कि किस इन्वेंट्री पे कितना इनपुट जाना चाहिए था, कितना वेस्टेज आना चाहिए था, अपने को नहीं, एज एन अकाउंटेंट हमको नहीं मालूम होती है ये बातें। सो इन दिस रिगार्ड गाइडेंस कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर पास्ट रिकॉर्ड शोइंग द एक्सटेंट ऑफ वेस्टेज इन द प्रोडक्शन इन द पास्ट। पूरा इन्वेंट्री ऑडिट ही कर लिया आपने, बस ये कि थोड़ा डिटेल मैनर में कर लेना। ठीक है। अभी ये छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन थे, सप्लायर रिसिट में प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है, बैंक एडवांसेस के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन हो गया है, देन कैश रिसिट में लीकेजेस हो रहे हैं, उसके रिलेटेड ये था।
ठीक है। इनकमिंग पार्टनर जब आ रहा है तो उसके हिसाब से आपने काफी बड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया था कि इनकमिंग पार्टनर ने बोला कि भाई मैं इतना कैपिटल दूं, इतना गुडविल दूं, उसके लिए आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन क्या चल रहा है वहां पर। Investigation on behalf of individual or firm proposing to buy a business. लास्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन का। अभी भी कभी भी इंडिविजुअल और कोई फर्म जो है वो बिजनेस बाय करना चाहता है, तो उसके लिए अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया तो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को क्या एरियाज जो है इन्वेस्टिगेशन में कवर करना होगा। ठीक है, बहुत कम पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, आप एनीथिंग दैट यू राइट इज करेक्ट ऐसा हो जाता है ये वाले क्वेश्चंस पे, बट लेट्स सी व्हाट दे हैव आंसर। What is the reason for sale of the business and effect of turnover and profit that there would be on retirement of the present proprietor or partner? बिजनेस क्यों बेच रहा है, एंड एग्जिस्टिंग ओनर्स प्रोपराइटर अगर रिटायर हो रहे हैं तो उससे इफेक्ट टर्नओवर प्रॉफिट में क्या इफेक्ट होने वाला है। बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग अ बिजनेस वो क्या जाता है उसकी वजह से आपका बिजनेस का रेपुटेशन ना मेनली इंडिविजुअल के रेपुटेशन से बहुत अटैच होता है। सो सडनली यू नो दैट आई एम नॉट, अगर मैं पूरा का पूरा कोचिंग बिजनेस किसी और को सेल कर देती हूँ एंड यू गेट टू नो कि यार मधु इज नॉट टीचिंग, somebody else is going to take class, you will not feel that inclined to take the classes। ऐसा किसी भी के ही साथ में होता है। तो बेसिकली देयर बिजनेस रेपुटेशन इज अटैच्ड टू द इंडिविजुअल की मैनेजरल पर्सनल रेपुटेशन। देन द लेंथ ऑफ लीज अंडर विच प्रीमाइसेस आर हेल्ड एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट्स रिन्यूअल और एक्सटेंशन। बिजनेस ही पूरा का पूरा बाय करने का प्रपोजल है ना, तो उसका एग्जिस्टिंग लीजेस वगैरह क्या है। unexpired period of any patent owned by the vendors, unexpired period of any patent owned by the vendor, the age of present managerial staff, prospects of continuing in service under the new proprietorship, क्योंकि बहुत बार सीनियर चेंज हो जाते हैं तो पीपल ऑल्सो ट्राई टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि एक कंपनी ने मर्जर, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट स्विस को यूबीएस ने बाय कर लिया था, क्रेडिट स्विस इज नो मोर अ कंपनी इन इटसेल्फ एज अ क्रेडिट स्विस, यूबीएस की ओनरशिप में चला गया था। सो हेल लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड लीविंग दैट कंपनी थिंकिंग कि भाई अभी हमारे कंपनी के ओनर्स चेंज हो गए, and the possible liability not already provided for those would arise regarding the payment of the pension gratuities, क्योंकि लोग छोड़ के जाएंगे तो डेफिनेटली अगर आपको ग्रेचुइटी का लाइबिलिटी है, पेंशन का लाइबिलिटी है, तो जो भी कंपनी बाय कर रही है उस बिजनेस को अगर उनके ऊपर ये लाइबिलिटीज आ जाएगी। If the bulk of sales are made to the customer whose number is small, the profitability of the business would be greatly shaken on withdrawing their support। अगर मुझे पता चलता है कि बिजनेस ही पूरा सेल हो रहा है तो भाई अभी नए लोगों से क्या डील करते बैठेंगे, एंड लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से ज्यादा बिजनेस आता था, छोटे नंबर, लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स, दे वर बाइंग इन बल्क, एंड सडनली कस्टमर, अगर कस्टमर चले गए एंड दे शिफ्ट टू द कॉम्पिटिटर, क्या होगा, ये बिजनेस जो आप बाय कर रहे हो हिल जाएगा वो पूरा। दिस वुड बी एन एलिमेंट ऑफ वीकनेस विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एज इट माइट अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी जो आप बिजनेस बाय कर रहे हो उसका। The valuation that could be placed on the goodwill to determine whether that appearing in the books is less or more, if none is included to determine the amount that should be included, if at all। मतलब गुडविल क्या होनी चाहिए उसकी वैल्यूएशन में इंक्लूड करने के लिए, उसके रिलेटेड आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो बिजनेस के क्यों सेल हो रहा है, टर्नओवर और प्रॉफिट सेल होने की वजह से, रिटायरमेंट और प्रेजेंट प्रोपराइटर जो है सपोज अगर वो निकल जाने की वजह से टर्नओवर प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा, बिजनेस के लीजेस लेंथ, करंट प्रेमाइसेस के लीजेस का लेंथ क्या है, रिन्यूअल एक्सटेंशन का क्या प्रोविजन था उसका, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ एनी पेटेंट ओन बाय द वेंडर्स, देन द एज ऑफ द प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ, अगर वो छोड़ के जाते हैं तो उसकी वजह से पेंशन ग्रेचुइटी लाइबिलिटी क्या आ सकती है। लिव अगर ऐसा है कि वो बिजनेस में थोड़े से कस्टमर है और ज्यादा ऑर्डर्स उनसे ही आते थे, तो सडनली इफ द कस्टमर्स मूव टू द कॉम्पिटिटर द बिजनेस कुड बी शेकन, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगा। एंड लास्ट में क्या वैल्यूएशन, उस बिजनेस का वैल्यूएशन करने के लिए कोई गुडविल प्लेस करनी है एट ऑल, या फिर गुडविल ऑलरेडी दी है बुक्स में तो उसका कुछ ज्यादा है कम है, क्या है वो वैल्यूएशन देखने का। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेटर को मतलब पता कैसे चलेगी, अगर कि अनलेस उन्होंने बिजनेसमैन खुद ही बताया तो। क्या क्या, अगर सॉरी। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेटर को पता कैसे चलेगी कि जैसे कि इसके कस्टमर्स मतलब बल्क सेल्स वाले हैं, ये सारी चीजें।
कस्टमर ही वो कस्टमर ऑर्डर्स देखोगे ना आप सारे। मतलब आप पूरा कस्टमर्स का हम्म लिस्ट हम्म निकलवाने का और फिर देखने का किस सेल्स पैटर्न क्या हम्म था। पता चला टोटल 15 ही कस्टमर्स है, मेजोरिटी ऑफ हम्म द बिजनेस वहां से आ रहे हैं, टोटल 50 कस्टमर्स है, 50 कस्टमर्स है, मेजोरिटी बिजनेस वो है उतना है, या पता चला 250 कस्टमर्स है। डिपेंड करता है ना किस टाइप के न्यू कस्टमर्स ज्यादा है या वही कस्टमर बार बार बाय करते थे। ठीक है। वो तो पूरा उनका आपको हिस्टोरिकली पूरा बिजनेस ऑपरेशन सभी देखना, इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा ना उस केस में। सो पूरा बिजनेस बाय कर रहे हो तो देखो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे एरियाज ही कवर कर लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस का एरिया कवर किया है, ऑपरेशंस वाला मेन एरिया आपका ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर बाइंग अ बिजनेस। ठीक है। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड फिर इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट अपन अलग से कवर करेंगे। चलेगा।